जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहताब अली है और मेरा फील्ड में एक्सपीरियंस जो है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अराउंड 15 इयर्स है। और मैं तकरीबन मुझे 12 साल हो चुकी हैं कॉस्टिंग एस्टिमेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की हैंडलिंग करते हुए, जो कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसमें नेशनल बैंक बिल्डिंग इस्लामाबाद, पीटीटी टावर इस्लामाबाद, अलाइड बैंक बिल्डिंग लाहौर, निश्तर हॉस्पिटल का किडनी सेंटर मुल्तान, और इसके अलावा मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, उसमें जिना हॉस्पिटल किया, बर्न सेंटर था। इस तरह के काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स में मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया। इवन कि मुझे एक दफ़ा चांस मिला पाकिस्तान से बाहर, एक अमेरिकन कंपनी थी कंट्रॉक इंटरनेशनल, उसमें मैं एज ए पूरे बेस का होल ऑपरेशन मैनेजर था वहाँ पे, जहाँ पे बिल्डिंग सर्विसेज के हवाले से काम किया जा रहा था। हम लोग उनके पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, एचवैक और ये चीज़ें देख रहे होते थे। और इसके अलावा जो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्टिंग, बजटिंग, कॉस्टिंग और अप्रोच टुवर्ड्स प्रोजेक्ट होती है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को जो है डिज़ाइन किया जाता है, प्लान किया जाता है। सपोज हमने, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, तो उसमें ये होता है कि पहले प्रोजेक्ट जो होता है, किसी ने कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, या किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है, फार्मास्यूटिकल लगाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या कोई भी उसने बिल्डिंग एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ उसका पहला आता है, उसको प्लान किया जाता है कि उसकी प्लानिंग्स होती हैं, उसके डिज़ाइंस होते हैं। फिर उसके बाद जो उसका जितना भी वो आपने प्लान किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, आपने एक प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट किया है कि हमने ये कोई किसी भी क्लाइंट का, तो फिर उसके लिए उसकी प्लानिंग, डिज़ाइन और वो सारी चीज़ों की फिर जो इनिशियल चीज़ें आती हैं इन सारी चीज़ों के बाद डेवलप होने के, वो आती है उस प्रोजेक्ट का बजट। कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बजटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि उसमें हमने देखना, जो बंदा या जो भी कंपनी या जो भी पार्टी जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाह रही है, वो देख रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं कि हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसकी बजटिंग और एस्टिमेशन करनी पड़ती है। जब बजटिंग एस्टिमेशन जो है ये 2 फेजेस पे जो है वहाँ पे ये होती है। सबसे पहला फेज होता है इनिशियल फेजेस पे। इनिशियल फेजेस पे ये देखा जाता है कि जिसके अंदर आपकी मैक्स लिमिट और आपकी मिनिमम लिमिट्स, इन दोनों के बिटवीन जो है उनको प्राइसेस ली जाती हैं। फिर उन प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। उसमें टाइम फ्रेम देखा जाता है कि कितने टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और डिफरेंट फेजेस पे बिल्डिंग में। जैसे सपोज इनिशियल कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहले हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो ग्रे स्ट्रक्चर सिविल वाले आके उसमें काम करते हैं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर पहले बिल्डिंग एग्जीक्यूट होती है। बाकी उसके अंदर जितनी बिल्डिंग सर्विसेज हैं, जैसे फायर फाइटिंग है, उसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, उसके अंदर एचवैक है, एचवैक मीन एयर कंडीशनिंग, उसमें वेंटिलेशन है, उसमें पार्किंग के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा उसमें प्लम्बिंग है, जिसमें आपके सारे जितने वाटर सप्लाई और उसके अलावा आपका जितना ड्रेनेज सिस्टम्स आते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर आपके लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सारे जितने भी हैं, फिर आपने उसके अंदर जो जो सर्विसेज देनी है, फिर आपने वुड वर्क्स जितने होंगे, फिर उसकी रेनोवेशंस आएंगी, और उसके बाद उसका फाइनल इंटीरियर जो होगा उसका डिज़ाइन होता है। और फिर उसके बाद एक फाइनल जो होती है कि सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने के बाद वो सारी चीज़ें एक एक कमीशनिंग स्टेज पे आती हैं, उनको सारों को चला के वेरीफाई किया जाता है कि हमने जो जो चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट करवानी थी, जो जो सर्विसेज हमने प्लानिंग फेज में रखी थी इस बिल्डिंग के लिए, वो उसमें सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। फिर प्रोजेक्ट जो है इनिशियल टेस्ट रन होते हैं, फिर टेस्ट रन होने के बाद प्रोजेक्ट जो है उसकी और ये सारा फेज डिज़ाइन से लेके डे फर्स्ट फ्रॉम प्लानिंग डिज़ाइन, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है, ताकि ईच प्रोसेस को किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको एवेलुएट किया जा सकता है। अगर सपोज वो प्रोजेक्ट नहीं भी सक्सेसफुल होता तो उसको उसके लिए फिर भी जो भी डेफिनेटली कंपनीज हैं वो उसको ऑडिट करती हैं कि क्या रीजंस थी, क्या काजेज थी, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये इसमें डिले क्यों हुए, इसमें वो सारी चीज़ें आपने एक प्रॉपर जो अलग से चीज़ चल रही होती है उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोल कहते हैं। वो आपने डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रॉपर आपकी एक टीम होती है प्रोजेक्ट टीम का, वो इसको साथ साथ मैनेज करती है, और क्वालिटी के लोग फिर इसको वेरीफाई करते हैं साथ साथ। बजटिंग कॉस्टिंग का पहला जो चीज़ आती है कि सपोज इसमें क्या किस फेज़ पे होती है। पहले फेज़ में आती है, जैसे सपोज हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, डिज़ाइन से पहले आप क्या करते हैं, आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, कंसल्टेंट्स को, डिज़ाइनर्स को,
आप अपने फर्स्ट सपोज आपने जो प्लानिंग है आपकी, आपने कहा जी हमने एक हाई राइज बिल्डिंग जो है वो खड़ी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, आप उसकी लैंड को सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपने लैंड सेलेक्ट करते हैं, लैंड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप आर्किटेक्ट्स को देते हैं। आर्किटेक्ट्स के अलावा जितने भी बिल्डिंग सर्विसेज मैंने ऊपर बताई हैं, उन सारे के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, आप वो चीज़ें ड्राइंग्स फिर उनके साथ शेयर करते हैं। वो फिर क्या कहते हैं, हर बंदा अपनी अपनी सर्विसेज के हिसाब से, जैसे आर्किटेक्चरल जो होगा वो आर्किटेक्चरल उसके अंदर जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड करनी है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता है उसको। फिर जो एयर कंडीशनिंग वाले हैं वो एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन करते हैं, फायर फाइटिंग प्लम्बिंग वाले अपने फायर फाइटिंग और प्लम्बिंग जो है वो डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर। वो सारों की फिर वो भी डिज़ाइन होके उनकी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, एक पूरी बुक्स बन जाती हैं जिन्हें टेंडर बुक्स कहते हैं, और फिर वो मार्केट में फ्लोट की जाती हैं टेंडर बुक्स को। वो 8-10 बड़ी कंपनीज को देके उनसे वो बिड लेते हैं, इसको इस फेज़ को बिडिंग कहते हैं। अच्छा, जब ये टेंडर मार्केट के अंदर फ्लोट हो जाते हैं तो इसमें डिफरेंट टेंडर्स होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले ऊपर आपको डिस्क्राइब किया कि एक बिल्डिंग के अंदर कितनी सर्विसेज होती हैं, जिनमें अपने इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, अब तो टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, और उसके बाद सिक्योरिटी कैमराज, फिर थ्रेश कलेक्शन सिस्टम, ये सारी ही चीज़ें, क्योंकि एक मॉडर्न बिल्डिंग के अंदर ये और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी ग्रो कर रही है और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है। आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे 4 P's ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइक दैट, ये वो, तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं होती। वो नॉलेज, वो चीज़ें, उसमें बहुत सारे टेबल्स, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में फर्दर यूटिलाइज हो रही होती है। हाँ, सिर्फ ये होता है कि हर बंदे ने, हर कंपनी ने आगे अपना शॉर्टकट एक बनाया होता है, जो डिफरेंट मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्लस आपकी थियरीज जितनी आपने स्टडी की हुई हैं उन सारों को कंपाइल करके उसने अपने लिए जो शॉर्टेस्ट वे होता है कि यार मैं इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर सकता हूँ, बिल्डिंग मैनेज कर सकता हूँ, या मैं अपना प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता हूँ, तो लोग फिर उसको अपने ओन वे से जो है, जैसे डिफरेंट सपोज एक्सेल के ऊपर कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं जो एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनके ऊपर वो एंट्रियाँ डालते हैं और उनको फिर चेक करते हैं बार टाइम टू टाइम कि हमने जो प्लानिंग्स की हैं प्रोजेक्ट के ऊपर वो एग्जीक्यूशन के हवाले से वो प्रॉपर की हैं, और हमारी जो सर्विसेज हैं वो टाइमली क्लोज होती जा रही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट लेवल की एक बजटिंग, जिसे दोबारा जैसे मैंने बोला कि टेंडर्स जब फ्लोट होते हैं तो वो बिडिंग होते हैं। बिडिंग डॉक्यूमेंट, बिड डॉक्यूमेंट ये होता है कि आप सारों से प्रपोजल्स देते हैं कि मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है। सिविल वाले वो तो कहते हैं जी हमारा सपोज ये बिल्डिंग खड़ी करने का हम 10 करोड़ रुपया लेंगे, इसके अंदर सारी डिटेल जो डिज़ाइनर ने, कंसल्टेंट ने उसको दी हुई है। एयर कंडीशनिंग वाले अपना बजट देंगे, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले अपना देंगे, कैमरे और सिक्योरिटी कैमराज वाले अपने देंगे, फिर जितने आपके जो पावर बैकअप हैं जैसे जेन सेट वगैरह के वो वाले अपने देंगे, फायर फाइटिंग वाले अपने देंगे, प्लम्बिंग वाले अपने देंगे, और इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक सिक्योरिटी टीम होती है, वो भी इसकी कॉस्ट भी शामिल की जाती है। फिर उसके अलावा प्रोजेक्ट के ऊपर आपके जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है जो स्पेशली इन सारी चीज़ों को, सारे जितने भी फेज़ हैं, जितने भी डिफरेंट वेंडर्स हैं, उनसे चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। अच्छा, फिर आ जाती है जी कॉस्टिंग। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि कॉस्टिंग कैसे की जाए जी। अब एक बंदा, अब जो सपोज एक फ्रेश हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा है या हमारा फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर है, वो बेचारा यूनिवर्सिटी से आता है और आके उसके आगे कोई इस तरह की टेंडर बुक या कुछ चीज़ रख दी है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो निसाब वगैरह वो अभी इस लेवल तक नहीं पहुँचे कि वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाएं या प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के वो जो प्रोसीजर्स हैं उनमें स्टूडेंट लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट्स को टास्क दें कि यार ये आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग, एस्टिमेशन और ये चीज़ें भी आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जिसकी जो कॉस्टिंग और एस्टिमेशन है। कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन बेस कर रही होती है आपके इनिशियल डिज़ाइन के ऊपर। आपके कंसल्टेंट्स जिन्होंने वो टेंडर डिज़ाइन किया, सपोज अब वो बिल्डिंग का यूटिलाइज करें कि बिल्डिंग का पर्पज़ क्या है, वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है या वो बिल्डिंग कमर्शियल किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो उस बिल्डिंग के पर्पज़ के हिसाब से उसके अंदर सर्विसेज डिज़ाइन की जाती हैं। अब सपोज एक मैं एग्जांपल दूंगा कि हमने प्रोजेक्ट किया कोको कोला का, कोक फैक्ट्रीज का। कोक फैक्ट्री के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बड़ी ही हाई लेवल के स्पेक्स शामिल किए हुए थे। सपोज हमने चिल्ड वाटर लेके जाने के लिए हम जहाँ पे आर्म पाइपिंग यूज़ कर रहे होते हैं एमएस के, उन्होंने एमएस नहीं किया, उन्होंने स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस एक एक्सपेंसिव आइटम है, तो वो उन्होंने स्टेनलेस स्टील के पाइप करवाए। तो मैंने पूछा यार ये आप लोग स्टेनलेस स्टील क्यों यूज़ कर रहे हो?
वो कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है तो इसमें फ्यूम्स और इनिशियल स्टेजेस पे हमें केमिकल्स और इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो फ्यूम्स होते हैं उससे एमएस को बड़ा रैपिडली क्रोजन अफेक्ट करती है, और जिसमें स्टेनलेस स्टील जो है उस क्रोजन को जो है वो इजीली उसको बर्दाश्त कर सकती है, और फिर स्टेनलेस स्टील को क्लीन करना और वो कहते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ईजी था। यानी इस तरह के जो कंसल्टेंट होता है वो अपने डिज़ाइन के साथ जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट लगाता है वो अपने बिल्डिंग के अंदर एक प्रॉपर अपना टेंडर डॉक्यूमेंट जो उसमें देता है, उसके अंदर वो कंप्लीट जो भी आइटम्स लग रही हैं, जो भी चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हैं चाहे किसी भी, उनकी वो स्पेसिफिकेशंस लिखता है कि इसमें आपकी बिल्डिंग इसकी इंसुलेशन क्लास क्या होगी, ये फायर रिटार्डेंट होगी, ये या जो केमिकल वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये उसको रेजिस्ट करने वाला होगा, या स्पेशल कोई सपोज ज़्यादा हाइजीन है जैसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अभी काफ़ी इस पर काम हो रहा है, गवर्नमेंट इसमें ले रही है, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनकी नीड्स के हवाले से उसमें वो सारी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो कंसर्न टेंडर के अंदर लिखता है। फिर उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है वो फिर उसको वो जो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से जो पाकिस्तान में लोग डील कर रहे हैं या इंटरनेशनल डील कर रहे हैं, वो उसकी एक लिस्ट डेवलप करता है जिसे कहते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव मैन्युफैक्चरर्स। वो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड जो है वो कंसर्नेड्स के साथ शेयर करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमने ये की है, तो इसका बिल्डिंग में ये इम्पैक्ट होगा, और इसका ये जिसमें हमारे कंप्लीट स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, और फिर हम देख रहे होते हैं कौन सी चीज़ हमें हमारे बजट की लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब चाइनीज़ ने जैसे अपने वो कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, चाइना चीप, लेकिन चाइना चीप नहीं होता, चाइना हो सकता इन सारे स्टैंडर्ड्स को सर्च करता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन से वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके ताकि वो लो कॉस्ट पे वो चीज़ें दे रहा होता है हमें। सारी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जितनी भी हमें बिल्डिंग की उसकी नीड्स होती हैं, फिर उसमें इन सारी सर्विसेज को क्या किया जाता है, इनका एक समरी शीट बनाई जाती है या एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट टेंडर के अंदर ही एक शीट बनी होती है जिसे कहते हैं BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि उसके अंदर जितनी आपने उस सर्विसेज देनी है उनको आगे जो है वो सारी आइटम्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सपोज इसमें केबल कितनी लगेगी, इसमें पाइप कितना लगेगा, इसमें शावर कितने लगेंगे, इसमें सिक्योरिटी कैमरास कितने लगेंगे, अगर सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं तो उसकी सोलर प्लेट्स कितनी लगेंगी, अगर आप इसके अंदर फायर फाइटिंग है जो उनके सारे काम है, इनके फिर इन सारी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लांट रूम क्या होगा, उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन और सारों को इकट्ठा करके उसका एक बिल ऑफ क्वांटिटी डेवलप किया जाता है। फिर उस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में वो प्राइसेस ऐड करते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर या जिन 10-12 पार्टीज़ को टेंडर फ्लोट हुआ होता है वो उसमें अपने अपनी प्राइसेस ऑफर करते हैं कि हम कोई चीज़ अपने 10 रुपये में दे रहा होता है, कोई 5 रुपये में दे रहा होता है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर बंदा अपनी जो है बिड करता है बिल ऑफ क्वांटिटीज को फिल करने के बाद, और वो सारे दोबारा सारे अपने टेंडर जो हैं जो अपने को मार्केट में फ्लोट किए थे वो टेंडर कलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, टेंडर कलेक्शन के बाद क्या होता है कि एक टीम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो हमने इनिशियली कहा था इन सारी चीज़ों को, क्वालिटी टीम जो भी उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा देती है, वो उसको क्या करती है, उसको एनालाइज करती है। वो हर पार्टी के देखती है कि हमें इस बिड के अगेंस्ट हर बंदा अपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उसको एवेलुएट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड में वो चीज़ें चेक करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग डिज़ाइन के हवाले से, स्पेक्स के हवाले से जो चीज़ें हमने लिखी थी, क्या लोग वही चीज़ें हमें एज इट एज जो हमारे बिल्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं उसको वो बिल्डिंग जो उन्होंने की है उसके मुताबिक की है, जो चीज़ें होती हैं उसके प्रॉपर, और उसमें फिर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि आपने जिस कंपनी को दिया है कि उसका कितने ईयर एक्सपीरियंस है जो इस तरह के जो है मेगा प्रोजेक्ट्स करने का, वो उसकी कैपेबिलिटी भी है या नहीं है, उस कंपनी की आप फाइनेंशियल वर्थ भी देखते हैं, उसके आप रिसोर्सेज भी देखते हैं कि कितने वेयर हाउसेज हैं उसके पास नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स कितने हैं, उन्होंने कितने अरसे से और कितने अरसे से ये लोग करते आ रहे हैं, और कंपनी यहाँ तक कुछ कंपनीज जो अच्छी बड़ी जो कर रही हैं वो यहाँ तक एवेल्यूएट करते हैं कि उनके एनुअल टर्नओवर क्या रहा है, उनके टैक्स ऑडिट्स वगैरह जो है उनकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उनके अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसको एवेल्यूएट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टेक्निकल एवेल्यूएशन में, और फिर टेक्निकल एवेल्यूएशन के आ जाती हैं, फिर फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। फाइनेंशियल बिड में होता है जिसने जो बिल ऑफ क्वांटिटी दिया है सर्विस के अगेंस्ट, वो अपने सारी सर्विस को चेक किया जाता है कि उनके रेट्स वगैरह या उनकी जो स्पेक्स उन्होंने ऑफर की होती हैं। अब जो बिडर जो होता है वो जो जैसे जैसे मैंने बताया कि एक लिस्ट ऑफ अप्रूव मैन्युफैक्चरर की डेवलप होती है,
उसके अकॉर्डिंगली फिर और बिल्डिंग नीड के हिसाब से बिल्डिंग उसको जब एवेल्यूएट किया जा रहा होता है तो उसमें देखा जा रहा होता है कि इन्होंने जो प्राइसेस लगाई हैं या जो ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स ये ऑफर कर रहे हैं ये हमारे लिए फिजिबल भी हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो फिर देखते हैं कि जिस पार्टी ने सबसे लो प्राइस दी होती है उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। लो प्राइस का मतलब ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट जो है उसकी कम से कम 50-60 करोड़ का प्रोजेक्ट है और किसी कंपनी में 10-12 करोड़ पे का बिड कर दिया जी तो लो इसको अवार्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपरली एवेल्युएट किया जाता है, उसको देखने के बाद फिर सारे प्रोसेस जितना मैंने बताया उसको टेंडर की एवेल्युएशन की प्रोसेस, उसको करने के बाद फिर उसको कंपनी को उसको टेंडर जब अवार्ड किया जाता है उसे एक लेटर ऑफ इंटेंशन उसको देते हैं पहले, फिर उसको प्रॉपर परचेज ऑर्डर इश्यू होता है, फिर प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें फिर डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू नीड फिर उसकी जो टाइम लाइन्स होती हैं जो इनिशियल स्टेज पे बजटिंग करते वक्त हमने रखी होती हैं कि जी ये उतने टाइम फ्रेम में हमने डिज़ाइन में रखा हुआ था, वो जितने वेंडर्स होते हैं उनको हर एक को टाइम लाइन दी जाती है, भाई आपने इतने टाइम में हमारी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सर्विस टीम जितनी होंगी उनसे पूछा जाता है कि आपने 2 माह में, 3 माह में, 1 साल, समटाइम 2 ईयर्स और समटाइम 3 ईयर्स तक भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, और इनके टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्हें कहा जाता है कि आप अपना टाइम फ्रेम सेट होता है, फिर उसके एग्रीमेंट होते हैं और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू हर बंदे की अपनी अपनी एस्टिमेशन के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से हर पार्टी की जो है वो अपनी ना फाइनेंशियल बिड के साथ वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी देती हैं। सपोज कुछ कंपनी कहते हैं जी आप हमें 100% एडवांस दे दें, कुछ कंपनी कहते हैं जी हम आपका पूरा जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, फिर बाद में आपको पेमेंट्स देंगे, या कुछ कहेंगे 50% दे दें, 30% दे दें। लेकिन अपने फाइनेंशियल को देखते हुए प्रोजेक्ट टीम जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो जिस कंपनी के साथ उसके फाइनेंशियल टर्म भी सूट कर रहे होते हैं वो भी उसको फिर देख के उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोजेक्ट जो है अवार्ड होती है। तो जब अब बिडिंग फीडिंग और ये इनिशियल एग्रीमेंट हो जाते हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूशन फेज में हर बंदा अपनी अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करता है बिल्डिंग के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रॉपर एक टीम होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, प्लस उसके साथ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टीम होती है जो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अंडर के साथ काम कर रही होती है, जिसमें फिर आपके जितने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी देखा जाता है, फिर आपके जितने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी देख के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो प्रॉपर उसको उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाती है। फिर जब उस प्रोजेक्ट की वो सर्विसेज सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं उसके अंदर वो प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेज पे आ जाता है, फिर उन सारी सर्विसेज को 1 बाय 1 चेक किया जाता है और जो क्लाइंट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उसको वेरीफाई करवाया जाता है। ये कोई एक दिन में वेरीफाई नहीं हो जाता, ये जिस दिन से आपको एग्रीमेंट स्टार्ट होता है आप टीम साइड के अंदर प्रोजेक्ट टीम मोबिलाइज होती हैं और डे फर्स्ट ही जैसे सपोज एक आपने बिल्डिंग खड़ी की है, नीचे बेसमेंट बनी, बेसमेंट में जितनी सर्विसेज थी वो सारी आपने उनको वेरीफाई कराई। फिर एट द एंड जब आप कमीशनिंग स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर दोबारा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो फेज को वो दोबारा चेक की जाती हैं, सारी पावर सप्लाईज ऑन करके 1 बाय 1 सारी सर्विसेज का टेस्ट होता है और हर बंदा उसमें टेस्ट करने के बाद वो दोबारा कंसल्टेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि भैया आपने ये डिज़ाइन किए थे सारे और ये आपके सारे पैरामीटर्स इनको आके आप चेक करें, वेट करें, आपने जो भी इसके अंदर वेंटिलेशन स्टैंडर्ड रखे थे, इसमें वाटर सप्लाई के स्टैंडर्ड रखे थे, आपने नेटवर्किंग के जो रखे थे, सिक्योरिटी के रखे थे, ये सारे आप परमानेंटली काम कर रहे हैं। नाउ ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो गया। एक चीज़ मैं सॉरी मिस कर गया हूँ, वो ये है कि कंसल्टेंट जो डिज़ाइन करते होते हैं ना, वो ये नहीं होता कि डिज़ाइन किया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सम टाइम ये होता है कि जितने भी होते हैं वो डिज़ाइन करने के बाद वो जब उनके सामने रहेगा वो क्योंकि दैट टाइम क्या होता है कि उनके सामने सिर्फ डिज़ाइंस होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, उनके बेस के ऊपर वो डिज़ाइन करते हैं और फिर आगे टेंडर फ्लोट होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि सपोज अब सिविल वाले उन्होंने वहाँ पे किसी जगह पे बीम देना था तो वहाँ पे टेक्निकली एट द साइड वहाँ पे बीम बनाना पॉसिबल नहीं था, उन्होंने वहाँ पे वो लोड का इशू आया या वहाँ पे जो आपकी लैंड क्वालिटी थी, ज़मीन थोड़ी सी नीचे धंस रही थी, तो वट एवर इस तरह की सिचुएशन जनरेट हुई, उन्होंने एक एडिशनल बीम साथ लगा दिया या उसमें एट द फेज उन्होंने सपोज पहले उन्होंने एक पूरा फ्लोर जो है वो उन्होंने ऑफिस रखना था, तो उन्होंने जो ओनर है वो लैंड लॉर्ड एट द सिचुएशन वो कहते हैं कि यार मैं ना एक फ्लोर पे 4 होंगे, मेरा जो जिसमें सारे ऑफिस मैं यहाँ पे नहीं अपने ऑफिस रखूँगा, मैं अपने ऑफिस जो है पुरानी बिल्डिंग में रखूँगा, तो यहाँ पे मुझे जिम एरिया दे दें और प्लस मुझे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे मिनी सिनेमा दे रहे हैं, वाट एवर इस तरह के लोग रिक्वायर्ड करते हैं, तो फिर वो दरम्यान में चेंजिंग आती हैं, तो वो फिर इसकी वजह से वो प्लान चेंज करना पड़ता है। चेंजिंग्स को जो है ना वो कंसल्टेंट जो है वो उन सर्टन लिमिट्स के अंदर जो हमारे बजट और वो सारी चीज़ें होती हैं उन लिमिट्स के अंदर करते करते वो क्या करता है फिर वो चेंज करवाता है। फिर जो चेंजिंग्स आती हैं वो कंसल्टेंट साथ अप्रूव करता है कि इनिशियल डिज़ाइन ये था, उसमें ये चेंजिंग्स आई हैं,
वट एवर जो भी अब रूट में है या स्टेज वहाँ पे पहले इनिशियल स्टेज में थी, वो कहते नहीं यार राइट पे नहीं रखनी है, हमने लेफ्ट पे कर देनी है। तो डेफिनेटली इससे सर्विसेज तो इम्पैक्ट आती है, वहाँ पे जो जो सर्विसेज चल रही होंगी तो उसको सर्विसेज को जो है वो आगे पीछे करना होता है। वो उन फेज़ में कंसल्टेंट इन्वॉल्व रहते हैं, वो फिर चेंजेस करवाते हैं। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर कंसल्टेंट जो है वो उसको वेरीफाई करता है कि ठीक है मेरा ये डिज़ाइन था, ये चीज़ें ये स्टैंडर्ड मैंने रखे थे, ये स्टैंडर्ड के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिसने भी किया ये ओके हो गया, अब ये बिल्डिंग कमीशनिंग स्टेज पे हो गई है। कमीशनिंग के बाद क्या होता है कि हैंडिंग ओवर होता है। अब वो क्लाइंट जिसका या जिस पार्टी का वो प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट को आप हैंड ओवर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, आपकी जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं वो सारी आप पार्टीज़ को करते हैं, वो फाइनेंशियल क्लियर हो जाता है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने के बाद फिर आगे शुरू हो जाती हैं उसकी सर्विसेज। सपोज उसको आप एक हाई राइज बिल्डिंग है तो आप उसको पहले जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल ये कि हम जैसे अपने घर में रह रहे होते हैं ना कॉमनली, तो कभी हमारी एक टैब खराब होगी, आज मोटर खराब होगी, बल्ब जल गया। तो जब कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं या इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें फिर एक टीम अलग से रखी जाती है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग सर्विसेज, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक ऑपरेशन मेंटेनेंस मेरा पूरे बेस का ऑपरेशन था, तो वो आई वाज इन दैट टाइप ऑफ कंपनी कि हम लोग क्या करते थे, वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट और कमीशन होने सक्सेसफुल होने के बाद हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कि उसमें जितने भी अगर सपोज जनरेटर चल रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, हमारे में 2-2 हज़ार केवी के जनरेटर वो हमारे रूम्स से भी जो काफ़ी बड़े होते थे, एटलीस्ट के पूरे पूरे पावर प्लांट होते थे बेस के लिए अलग से बने हुए, तो वो उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी का इंजन और इसकी उसकी वेरिटेयरिंग जितनी भी है, आप उसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, उसकी ट्यूनिंग्स करवाते हैं। इस तरह बिल्डिंग की भी ना एक टीम होती है जो कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, उनकी फिर वो बिल्डिंग सर्विसेज टीम कहलाती है, जो उसमें जितनी भी सर्विसेज एग्जीक्यूट की होती हैं वो सारे प्लान्स वगैरह वो हैंड ओवर लेके वो खुद लेती हैं। फिर वो क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग उसके बेस के ऊपर फिर बिल्डिंग होती है कि कौन कौन सी कंपनी ये बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वो फिर हर साल या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो कंफर्टेबल होता है ओनर, वो दोबारा बिडिंग करवा के कंपनी चेंज भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एक कंपनी से सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो दूसरी कंपनी की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से वो बिल्डिंग फिर क्या आती है कि वो बिल्डिंग सर्विसेज में शामिल हो जाती है। जब प्रोजेक्ट के बिल्डिंग उसके बिल्डिंग हैंड ओवर सर्विसेज शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या होता है, सपोज एक कंपनी जिसने बिडिंग में जो उसका लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ने बनाए थे, जो चीज़ें लगाई, पंप लगाया, सिक्योरिटी कैमरा दिए, सोलर सिस्टम दिए, वॉइस सिस्टम दिए, थ्रश कलेक्शन सिस्टम दिए, तो उनके अंदर डेफिनेटली एक मशीन साइडन मशीन, कोई भी मशीन चल रही होती है तो उसको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। और फिर उनके जो डेफिनेटली वो उसके वही पार्ट्स कंपनी दे सकती है जिसने वो मशीन बनाई है, तो ये पार्ट्स वगैरह लेने और ये सारी चीज़ें दोबारा उसको मेंटेनेंस करना, उसको सारों को और सारी सर्विसेज करवाना, उसको उसकी रनिंग पोजीशन में रखने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। ये हमारा आज एक पूरा प्रोजेक्ट थ्रू प्लानिंग से लेके हमारे एग्जीक्यूशन फेज तक और एग्जीक्यूशन से हैंडिंग ओवर और बिल्डिंग सर्विसेज से आगे जाके हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज पे जाके क्लोज हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था, जिसमें हमने प्लानिंग से लेके प्रोक्योरमेंट और सारा हमारा टॉपिक जो रेलिवेंट चल रहा था उसको हम क्लोज करते हैं। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे और आपको आपके आने वाले वक्त में अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नवाजे। थैंक यू सो मच।